हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। ये हमारी सीटीईटी सीटेट की मैराथन क्लास चल रही है। सीटेट साइंस पेपर 2 की मैराथन क्लास चल रही है। आज की हमारी मैराथन क्लास 17वीं मैराथन क्लास है। इसके पहले 16 मैराथन क्लास अपलोड की जा चुकी हैं, जहाँ पे हम मिक्स क्वेश्चन यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी के प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में एग्जैक्ट पूछे जाते हैं। साथ ही पीवाईक्यू प्रश्न भी यहाँ पे प्रैक्टिस कराए गए हैं। ठीक है, ताकि पीवाईक्यू प्रश्न से क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं और एनसीईआरटी से एज इट इज स्टेटमेंट वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं ताकि एक आपका कंप्लीट तैयारी एक ही क्लास से हो सके। ठीक है, उसके अलावा 2 आपकी महामैराथन क्लास भी अपलोड की गई हैं, जहाँ पे एक क्लास है केमिस्ट्री की और दूसरी क्लास है फिजिक्स की। केमिस्ट्री वाली क्लास में पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस कवर कराया गया है एक ही क्लास में, जो कि आपके सीटेट साइंस पेपर 2 में जो भी सिलेबस आपका केमिस्ट्री का मेंशन है, तो केमिस्ट्री वाला पोर्शन पूरा एक ही क्लास में कंप्लीट कराया गया है। दूसरा जो फिजिक्स की क्लास है, तो यहाँ पे फिजिक्स वाला पूरा पोर्शन कंप्लीट कराया गया है। अब एक बायोलॉजी की क्लास लाना है तो कुछ दिनों में आपको एग्जाम से पहले एक बायो की महामैराथन क्लास मिल जाएगी, जहाँ पे पूरा बायो वाला पोर्शन जो आपके सीटेट के सिलेबस में मेंशन है उसको कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक एक आपकी सिंगल महामैराथन क्लास है। उसके अलावा आपकी 16 मैराथन क्लास भी मिक्स क्वेश्चन की अपलोड की जा चुकी हैं। देखिए, अब एग्ज़ाम को बहुत कम टाइम बचा है। ठीक है, 8 फरवरी से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आज 23 हो ही गया। ठीक, तो अभी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 10 से 12 दिन का टाइम है आपको प्रैक्टिस करना है। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करना है, ताकि आप क्या प्रश्नों की समझ बेहतर हो। क्योंकि अगर आप सीटेट एग्ज़ाम को देखिए, तो जो सीटेट एग्ज़ाम है ना, यहाँ पे आपको फैक्ट वाले प्रश्न नहीं पूछे जाते। यहाँ पे जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं सारे समझ पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो, एक समझ, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो, उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को इस टाइम पे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये मैराथन क्लास चलाई जा रही हैं, जहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है ना, आपके अंडरस्टैंडिंग बेस पे ही बनाए गए हैं। ठीक है, तो इससे आपकी साइंस की तैयारी बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, एक वस्तु समान चाल से चल रही है, यदि वह 10 सेकेंड में 100 मीटर दूरी तय करती है तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। वस्तु का वेग परिवर्तित हो रहा है, वस्तु की चाल 10 मीटर पर सेकेंड है, वस्तु पर शुद्ध बल शून्य नहीं है, वस्तु त्वरित गति में है। बताइए क्या होगा आंसर। यहाँ पे बोला है कि एक वस्तु समान चाल से चल रही, यानी चाल क्या है, चाल एक समान है, चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब वो 100 मीटर की दूरी कितने टाइम में तय करती है, 10 सेकेंड में तय करती है। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। अब बताइए दूरी कितनी है, दूरी है 100 मीटर, समय कितना है 10 सेकेंड। तो अब बताइए इसको कट करेंगे तो चाल कितनी आ जाएगी, चाल आएगी 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। तो आंसर तो हमारा निकल के आ गया। क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी, वस्तु की चाल 10 मीटर पर सेकेंड। पर हम और ऑप्शन को देख लेते हैं। वस्तु का वेग परिवर्तित हो रहा है। अब देखिए, वस्तु समान चाल से चल रही है, ठीक है, समान चाल से चल रही है, और यहाँ पे दिशा बदलने का कोई दिया ही नहीं है, कोई हिंट ही नहीं दिया है कि दिशा में परिवर्तन हो रहा कि नहीं हो रहा। वैसे भी जब आवर्ती गति होती है, आवर्ती गति नहीं, इसको क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति। तो जब वृत्तीय गति होती है, इस कंडीशन में क्या होता है, वस्तु की दिशा बदलती रहती है, परमानेंट दिशा बदलती रहती है, जिसकी वजह से वेग भी बदलता रहता है। तो यहाँ पे दिशा बदलने का कोई हिंट ही नहीं दिया है, तो इसलिए वस्तु का वेग परिवर्तित होता है, ये बिल्कुल गलत है। अब चाल समान है, दिशा का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया है, तो वस्तु का वेग नहीं बदलेगा। ठीक है, तीसरा है, वस्तु पर शुद्ध बल शून्य नहीं होता है। अब बताइए वस्तु पर शुद्ध बल शून्य होता है कि नहीं होता है। शुद्ध बल शून्य मतलब क्या होता है कि त्वरण। शुद्ध बल शून्य मतलब क्या है, त्वरण। अब बताइए त्वरण यहाँ पे शून्य होगा कि नहीं, जब वेग ही नहीं परिवर्तित होगा। और त्वरण होता क्या है, वेग में परिवर्तन की दर बटे समय, यानी अगर वेग में परिवर्तन हो रहा तभी त्वरण होगा, और अगर वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा तो त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ पे देखिए शुरू में ही पता चल गया कि वेग परिवर्तित नहीं होता है, वस्तु समान चाल से चल रही है, तो वस्तु पर शुद्ध बल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, शून्य नहीं होगा, तो ये भी गलत होगा। वस्तु त्वरित गति में है, ये कैसे कहे, इसके बारे में तो कोई जानकारी ही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च में किया जाता है। अवतल दर्पण समानांतर किरणों को एक बिंदु पर एकत्र करता है। ये कथन दिया है और ये कारण दिया है।
ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च में किया जाता है। तो सबसे पहले यही देखिए कि जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का उपयोग किस में किया जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो मेकअप मिरर में किया जाता है। सेविंग या फिर जो मेकअप दर्पण होता है वहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये क्या करता है, जो मेकअप मिरर में अवतल दर्पण जो रहता है ये क्या करता है, चेहरे को साफ दिखाता है और साफ के अलावा ये बड़ा दिखाने का काम करता है। ठीक है, दूसरा किसमें, अभी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, इसीलिए इसका उपयोग कौन करता है, इसका उपयोग डेंटिस्ट के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, डेंटिस्ट के द्वारा किया जाता है। जब ये दांत को डेंटिस्ट जब दांत में कीड़े देखते हैं ना, तो इसी दर्पण का उपयोग करते हैं, जिससे ये क्या है, छोटी चीज़ को भी बड़ा करके दिखाता है, जिससे दांत में कहाँ पे सड़न है वो स्पष्ट देखने में मदद मिलती है। तीसरा है, इसका उपयोग किस में किया जाता है, टॉर्च में किया जाता है। टॉर्च के साथ साथ कार की हेडलाइट में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, टॉर्च और कार की हेडलाइट में इसका उपयोग क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि समानांतर किरणें प्राप्त करने के लिए। कैसे किरणें, समानांतर किरण प्राप्त हो, इसीलिए टॉर्च और कार की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला है सोलर कुकर में। अब सोलर कुकर में उपयोग क्यों किया जाता है, सोलर कुकर में उपयोग करने से सूर्य की किरण एक बिंदु पर आके क्या होती हैं, एकत्रित हो जाती हैं। ठीक है, इसीलिए अवतल दर्पण में होता क्या है, सूर्य की ये क्या करता है, प्रकाश को एकत्रित करने का काम करता है, एक जगह पे लाके एकत्रित करने का काम करता है, इसीलिए इसका उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। ठीक है, और उसके अलावा किसमें, सर्च लाइट में इसका उपयोग किया जाता है। सर्च लाइट में इसका उपयोग किया जाता है, ताकि तेज प्रकाश जो है वो दूर तक इकट्ठी होकर दूर तक जा पाए, इसीलिए इसका उपयोग सर्च लाइट में किया जाता है। तो अब क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च में किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। अवतल दर्पण समानांतर किरण को एक बिंदु पर एकत्रित करती है। हाँ, टॉर्च में क्यों, क्योंकि ये समानांतर किरण देती है, इसलिए इसका उपयोग टॉर्च में किया जाता है। और ये एक बिंदु पर प्रकाश, अवतल दर्पण की खासियत होती है, क्या करता है कि प्रकाश को एक बिंदु पे लाके इकट्ठा कर देता है, इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में भी किया जाता है। तो कथन भी सही है, बिल्कुल करेक्ट है, और कारण भी सही है, और जो कारण है वो कथन का बिल्कुल सही व्याख्या करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आ जाते हैं, अवतल दर्पण के उपयोग तो हम देख लिए, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग किस में किया जाता है। ठीक है, किसको देख लेते हैं, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग किस में किया जाता है, तो रियर व्यू देखने में, रियर व्यू मिरर में, मिरर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। रियर व्यू मिरर क्या होता है, तो जो गाड़ी के साइड में ऐसे मिरर लगा रहता है ना, इसको बोलते हैं रियर व्यू मिरर। तो ये क्या है, देखिए उत्तल दर्पण का काम क्या होता है, चीज़ों को छोटा छोटा करके दिखाना, छोटा दिखाना, पर कैसा दिखाना, सीधा दिखाना। जब ये सीधा दिखाएगा, छोटा करके दिखाएगा, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर कर पाएगा। देखिए गाड़ियों के साइड में जो रियर व्यू मिरर लगा रहता है, ये रहता तो छोटा सा है, पर पीछे कितनी कार खड़ी हैं, कितने ट्रक खड़े हैं, सब उसमें दिख जाता है एक छोटे से दर्पण में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उत्तल दर्पण लगा रहता है, और उत्तल दर्पण का काम ही क्या होता है, वस्तु को छोटा करना, छोटा के साथ साथ वस्तु को सीधा और आभासी दिखाई देना। ठीक है, दुकानों में इसका उपयोग किया जाता है, दुकान में इसका उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का, एटीएम में इसका उपयोग किया जाता है, ताकि चोरी ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को वो उस दर्पण में दिखा सके, और जिससे निगरानी, सिक्योरिटी के लिए इसका उपयोग दुकान में और एटीएम में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अवतल दर्पण का भी उपयोग पढ़ लिए और उत्तल दर्पण का भी उपयोग पढ़ लिए। अगला प्रश्न है, एक छात्र ने पाया कि जो सूखी HCl है, HCl गैस नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालती हैं, जबकि जो जलीय हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये लाल कर देती है, नीले लिटमस को लाल कर देती है। अब इसका सही कारण क्या है। ऑप्शन ए है HCl अम्ल, HCl गैस जो है वो अम्ल ही नहीं है, अम्ल केवल जलीय विलयन में आयन बनाते हैं, जल लिटमस को लाल करता है, गैसें रासायनिक अपक्रिया नहीं करती हैं। अब बताइए, जो सूखा HCl है, एक छात्र ने क्या देखा कि जो सूखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस है ये नीले लिटमस पर कोई भी प्रभाव नहीं दिखा रहा, लेकिन जो जल वाला है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। अब इसका कारण क्या है, तो देखिए जो सूखा ड्राई जो HCl गैस है, इसमें क्या है, इसमें आयन नहीं होते हैं, इसमें क्या है, आयन नहीं होते हैं, इसीलिए ये नीले लिटमस पे कोई भी प्रभाव नहीं दिखाता है। और जो जलीय वाला HCl है, जलीय हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसमें ये क्या होता है, ये जल के साथ आयनित होके, यानी जल के साथ मिलके ये आयनित हो जाता है, और आयनित होके H+ आयन बनाता है, इसीलिए जो जलीय हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये क्या करता है, नीले लिटमस को लाल लिटमस में परिवर्तित करने का काम कर देता है। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो अम्ल होते हैं ना वो केवल और केवल जलीय विलयन में आयन का फॉर्मेशन करते हैं। जलीय विलयन में सूखे फॉर्म में, अगर वो ड्राई मतलब सूखे स्वरूप में है, ड्राई रूप में है, तब वो क्या करेंगे, आयन का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, तब वो आयन का निर्माण नहीं करते। और जब वो जल के साथ होते हैं, जलीय रूप में होते हैं, तब वो विलयन आयन का फॉर्मेशन करती है, यानी H+ आयन का निर्माण करती है। ठीक है, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। HCl गैस अम्ल नहीं है। क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल नहीं है? बिल्कुल गलत है। जल लिटमस को लाल कर देता है। जल खुद से लिटमस में कोई परिवर्तन नहीं दिखाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। गैसें रासायनिक अपक्रिया नहीं करती हैं, ये भी गलत है, क्योंकि गैसें भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेती हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न है, कथन है पत्तियां भोजन बनाती हैं, कारण है पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। तो आंसर क्या है, ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, दोनों सही हैं, पर आर ए की व्याख्या नहीं करता। यहाँ पे लिख जाएगा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए पत्तियां क्या हैं, पत्तियां भोजन बनाती हैं, बिल्कुल करेक्ट है। जब फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है, प्रकाश संश्लेषण, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ये कहाँ पे होती है, पत्तियों में होती है। पत्तियों के अलावा जितने भी ग्रीन पार्ट होते हैं, जैसे तना है, जो भी ग्रीन पार्ट है प्लांट का, तो वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। पर मेनली जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, फूड बनाने की प्रक्रिया, कहाँ पे होती है, पत्तियों में होती है। अब पत्तियों में होती क्यों है, क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल वर्णक प्रेजेंट होता है, इसीलिए पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया एक्चुअल में क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण ही होती है। तो ए भी बिल्कुल सही है और आर भी बिल्कुल सही है, और ए जो आर है वो ए की बिल्कुल करेक्ट व्याख्या करता है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, कथन दिया है, कारण क्या है, इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, दोनों सही हैं पर व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। बताइए क्या है, श्वसन क्या एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है? तो बताइए, देखिए श्वसन में होता क्या है, अगर कोई भी श्वसन की प्रक्रिया हो रही है, तो श्वसन में क्या होता है, श्वसन में जो भोजन है ना, भोजन मेनली जो ग्लूकोज है, भोजन का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण होता है। और इस प्रक्रिया में क्या होती है, जो रासायनिक ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा मुक्त होती है इस प्रक्रिया में। ठीक है, अब इसमें देखिए होता क्या है, ग्लूकोज 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 प्लस O2 मिलके क्या करते हैं, CO2 का निर्माण करते हैं, और H2O यानी वाटर का निर्माण करते हैं, और ऊर्जा को क्या करते हैं, वातावरण ऊर्जा को मुक्त करते हैं। अब कुछ ऊर्जा जो है वो ATP के रूप में संचित हो जाती है, और जो बाकी बची ऊर्जा होती है वो हीट के रूप में बाहर निकल जाती है। तो अब बताइए, जो श्वसन है एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है कि नहीं है, है, क्योंकि ये क्या करती है, ऊर्जा को हीट के रूप में बाहर निकालती है। ऊष्माक्षेपी मतलब क्या होता है, ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा को निकालना। ऊष्माक्षेपी मतलब क्या है, ऊष्मा निकालना। और ऊष्मा अगर शोषी होता, तो शोषी का मतलब क्या हो जाता, ऊष्मा शोषी का मतलब हो जाता कि ऊष्मा को सोखना या ऊष्मा को एब्जॉर्ब करना, ऊष्मा एब्जॉर्ब करना, तो वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है ऊष्मा शोषी। पर बताइए, यहाँ पे हीट के रूप में ऊर्जा निकल रही है, इसीलिए श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, और इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, और जो कथन का जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अम्ल प्राकृतिक रूप से फलों में पाया जाता है? फलों में पाया जाने वाला अम्ल आपको बताना है, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल है जो फल में पाया जाता है? देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल या H2SO4 इसको बोलते हैं। क्या है, H2SO4। तो ये क्या है, एक प्रकार का प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है बैटरियों में, बैटरियों में इसका उपयोग किया जाता है, साथ ही उर्वरक में, फर्टिलाइजर में इसका उपयोग किया जाता है, डिटर्जेंट जो पेंट होते हैं, पेंट में इसका उपयोग किया जाता है। और जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, ये कैसा होता है, अत्यधिक संक्षारक होता है। क्या होता है, अत्यधिक संक्षारक। ऐसा प्रश्न पूछा भी गया है कि सबसे अधिक, जैसे एसिड का नाम दे दिया है और पूछ लिया है कि सबसे अधिक संक्षारक प्रकृति किसमें होती है, कोरोजन की प्रकृति किसमें होती है, तो कौन किसमें होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल में। अब आ जाते हैं नाइट्रिक एसिड। जो नाइट्रिक एसिड है ये भी एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग एसिड है।
क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या प्रबल अम्ल है। इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो इसका उपयोग भी उर्वरक में किया जाता है, साथ ही इसका उपयोग किस में किया जाता है, विस्फोटक में किया जाता है। विस्फोटक में नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। और जो धातुएं होती हैं ना, धातुओं के सफाई में भी नाइट्रिक एसिड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड को क्या लिखते हैं, नाइट्रिक एसिड को लिखते हैं HNO3। अब आ जाते हैं साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल क्या होता है, सिट्रिक अम्ल, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H8O7। क्या होता है, C6H8O7। ये एक प्रकार का वीक एसिड होता है। क्या होता है, वीक एसिड होता है, यानी कमज़ोर अम्ल होता है। इस ये मिलता कहाँ कहाँ है, तो ये नींबू में मिलता है। नींबू के अलावा संतरा जो फल होता है ना, संतरा में, खट्टे फलों में ये पाया जाता है। और इसका उपयोग दवाइयों में किया जाता है, शीतल पेय पदार्थों में किया जाता है। अगला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये HCl कहाँ पाया जाता है, तो HCl पाया जाता है आमाशय में। कहाँ पाया जाता है, आमाशय में पाया जाता है। और इसका HCl का उपयोग भी बहुत सारे उपयोग हैं। एक तो ये पाचन में सहायता करता है, ये तो क्लियर हो ही गया। और इसका उपयोग किस में की जाती है, और इसका उपयोग धातु की सफाई में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सभी अम्लों के बारे में क्लियर हो गया ना। अब इस प्रश्न के आंसर में आ जाते हैं। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा कि फलों के रूप में कौन सा अम्ल पाया जाता है प्राकृतिक फलों में, तो अभी हमने पढ़ा सिट्रिक अम्ल, जो कि नींबू में, संतरा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। सोडियम वायु और जल से तीव्र अभिक्रिया करता है। ठीक है, ये कथन है और ये कारण है, ये उसके ऑप्शन दिए हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। देखिए, इसके लिए आपको सक्रियता श्रेणी पता होनी चाहिए, और सक्रियता श्रेणी मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ। देखिए, सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव कौन होता है, पोटेशियम। पोटेशियम के बाद क्या आ जाता है, सोडियम। और सबसे कम रिएक्टिव कौन होता है, गोल्ड। और गोल्ड के पहले क्या आ जाता है, गोल्ड के पहले आ जाता है सिल्वर। ये सबसे कम रिएक्टिव होते हैं और ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो सोडियम क्या है, सोडियम वायु और जल से तीव्र अभिक्रिया कर लेता है, तुरंत अभिक्रिया करके ये जलने लगता है। इसी कारण से ये अभिक्रिया न कर पाए, सोडियम को किस में रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। सोडियम को किस में रखा जाता है, केरोसिन में। तो सोडियम को केरोसिन में रखने का कारण क्या है, क्योंकि सोडियम वायु और जल से तीव्र अभिक्रिया कर लेता है। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन है लोहे की सुई पानी पर तैर सकती है, कारण है पानी की सतह पर पृष्ठ तनाव होता है। ठीक है, ये इसके ऑप्शन रहे। तो लोहे की सुई पानी पर तैर सकती है, ये सही है कि नहीं है, बिल्कुल तैर सकती है। और क्यों तैर सकती है, देखिए जो पानी होता है ना, तो पानी पर पृष्ठ तनाव, सतह पर पृष्ठ तनाव बल एक पाया जाता है। अब ये पृष्ठ तनाव जो है, ये एक पतली झिल्ली यानी पतली मेम्ब्रेन का निर्माण कर देता है। तो अगर कील को यहाँ पे आसानी से, ईजिली एक कील को यहाँ पे रखा जाए, तो पृष्ठ तनाव बल के कारण अगर सावधानी से कील को रखते हैं, तो पृष्ठ तनाव उसे सहारा देता है और उसको तैरते रहने देता है। ठीक है, तो कथन भी सही है कि हाँ, लोहे की सुई पानी पे तैर सकती है, और इसका कारण भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, एक बस स्थिर अवस्था से चलना शुरू करती है और वह 10 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड की चाल प्राप्त कर लेती है, तो वस्तु का त्वरण होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए, एक बस स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, यानी शुरुआत में उसका वेग क्या रहा होगा, 0 मीटर पर सेकंड रहा होगा। यानी शुरुआत में वो बस कैसी है, स्थिर अवस्था में है, रेस्ट पोजीशन में है। और अगर बस शुरुआत में रेस्ट में है, तो उसका प्रारंभिक वेग क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, वो क्या है, 10 सेकेंड, यानी टाइम कितना दिया है, 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में वो क्या करती है, 20 मीटर पर सेकेंड की चाल प्राप्त कर लेती है। यानी फाइनली जो वो स्पीड प्राप्त करती है, चाल प्राप्त करती है, क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमको त्वरण क्या करना है, निकालना है। तो त्वरण बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय होता है। ये क्या होता है, v है, ये अंतिम वेग है, क्या है, अंतिम वेग। और u क्या बताता है, u बताता है प्रारंभिक वेग के बारे में। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो अब बताइए अंतिम वेग क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड, प्रारंभिक वेग क्या है, 0, और समय क्या है, 10। तो a बराबर क्या आ जाएगा, 20/10, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये त्वरण का क्या होता है, मात्रक होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
टीकाकरण से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, ये कथन है। और कारण दिया है टीके शरीर में एंटीबॉडी बनाने में सहायता करते हैं। ए और आर दोनों सही है। आर ई की सही व्याख्या करता है, दोनों सही है पर व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। बताइए क्या होगा। कथन सबसे पहले पढ़िए कि टीकाकरण में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अब देखिए टीकाकरण में होता क्या है, जब भी टीका लगाया जाता है ना, तो टीका में जिस रोग के खिलाफ हमको एंटीबॉडी बनानी है, उसी रोग का वायरस या फिर बैक्टीरिया शरीर के अंदर डाला जाता है। लेकिन जो वो जीवाणु विषाणु होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, मृत होते हैं या फिर इनएक्टिव होते हैं, ताकि वो बॉडी में आके जीवित ना हो। तो अब देखिए, जब बॉडी में मरा हुआ वायरस जाता है, तो बॉडी क्या है, बॉडी पहले इस वायरस को नहीं पहचानती थी। अब जब बॉडी इस जो वायरस बैक्टीरिया है इसको जब नहीं पहचानती थी, तब ये इसके लिए इससे लड़ने के लिए भी तैयार नहीं थी। ठीक है, लेकिन क्या है, जब टीका लगाया जाता है, यानी जो मृत वायरस या बैक्टीरिया है जब बॉडी के अंदर डाला जाता है, तो पहली बार तो ये इससे लड़ने के लिए तैयार नहीं होती। लेकिन बॉडी क्या करती है कि अब भाई अगली बार ये हमको अटैक न करे, हमारे ऊपर हमला ना करे, इसके लिए वो क्या करती है, उसके लिए वो अपने लिए डिफेंस मैकेनिज्म यानी एंटीबॉडी का निर्माण करने लगती है। क्या करती है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करने लगती है। तो यानी टीका क्या होता है, टीकाकरण किसी विशेष रोग से लड़ने के लिए एक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, यानी एंटीबॉडी तैयार करता है। और टीके शरीर में एंटीबॉडी बनाने में सहायता करते हैं, बिल्कुल सही है। टीकाकरण से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और टीके शरीर में एंटीबॉडी बनाने में सहायता भी करते हैं, यानी प्रेरित करते हैं। ये शरीर में जाते हैं, मृत रूप में जाते हैं, जिससे बॉडी क्या होती है, अलर्ट मोड में आती है और सोचती है कि ये जीवाणु हमारे अंदर आया है, अभी इससे लड़ने के लिए हमको हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। लेकिन अगली बार अगर ये हमारी बॉडी में आया तो हम इसको मार देंगे। मारने के लिए वो क्या करती है, एंटीबॉडी यानी प्रतिरोधक एंटीबॉडी निर्माण करने लगती है। तो क्या है, कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, प्रतिवर्ती परिवर्तन या फिर अस्थायी परिवर्तन। तो यहाँ पे तो आंसर भी दिया है, आंसर क्या दिया है, रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। अब जो भौतिक परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसमें किसी पदार्थ का जो मेन गुण है ना, मेन गुण उसका परिवर्तित नहीं होता है। किसी भी पदार्थ का मेन गुण परिवर्तित नहीं होता है, बल्कि क्या होता है इसमें सिर्फ अपीयरेंस में बदलाव होता है, यानी अवस्था में बदलाव होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, अवस्था में बदलाव होता है, मेन गुण में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो इसको क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। दूसरा क्या है, इसमें कोई भी नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता, इसमें कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। अब जैसे किसी चीज़ को हम टुकड़े करना, किसी चीज़ को तोड़ना, क्या है, तोड़ना, ये किस में आएगा, भौतिक परिवर्तन में। जैसे कागज़ को फाड़ना, कागज़ को फाड़ना, ये किस में आ जाएगा, ये भी किस में आ जाएगा, भौतिक परिवर्तन में आ जाएगा। यानी किसी चीज़ को तोड़ना, फोड़ना, किसी चीज़ की अवस्था बदलना, जैसे बर्फ़ का पानी, पानी का बर्फ़ में बदलना, ये सब क्या आ जाएगा, भौतिक परिवर्तन में आ जाएगा। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, इसमें जो पदार्थ है ना, पदार्थ का रासायनिक गुण ही बदल जाता है। क्या होता है पदार्थ का रासायनिक गुण बदल जाता है, इसको क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। जैसे किसी चीज़ के रंग में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन, ये रासायनिक परिवर्तन में आ जाएगा। किसी चीज़ का पाचन रासायनिक परिवर्तन में आ जाएगा, जलना रासायनिक परिवर्तन में आ जाएगा, है ना, पकना किसी चीज़ का, ये भी रासायनिक परिवर्तन में आ जाएगा, जंग लगना रासायनिक परिवर्तन में आ जाएगा। कुल मिला के रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन है जिसको हम वापस उसी फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, यानी ये क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है, वापस इसको रिवर्स नहीं कर सकते। जबकि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन रिवर्सिबल होता है, यानी इसको वापस से हम उसी अवस्था में, उसी स्वरूप में ला सकते हैं। तो यहाँ पे लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है, कार्बन के यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, इनमें सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, दोनों सही हैं पर व्याख्या नहीं करता है, ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। बताइए क्या है, कथन दिया है कि कार्बन के जो यौगिक होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। देखिए, कार्बन के जितने भी यौगिक होते हैं, चाहे मीथेन है, एथेन है, जितने भी यौगिक होते हैं ना, इनमें कैसा बंध पाया जाता है, इनमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है। ठीक है, अब सहसंयोजक बंध में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन हैं
इलेक्ट्रॉन का इनमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन का इनमें साझा होता है। क्या होता है, साझा होता है, यानी इनमें आयन नहीं होते, आयनित नहीं होते हैं। ठीक है, ये जल में घुल के जितने भी जो कार्बनिक यौगिक हैं, कार्बन के यौगिक होते हैं, ये जल में भी घुल के आयनित नहीं होते हैं, यानी इनमें आयंस नहीं पाए जाते। अब आ जाते हैं विद्युत प्रवाह। अगर विद्युत का प्रवाह होना है किसी में से भी, अगर विद्युत का प्रवाह होना है तो उसमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए, आयन प्रेजेंट होना चाहिए, या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाने चाहिए। पर इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए ही नहीं जाते हैं, और जितने भी कार्बन के यौगिक हैं वो जल में घुल के भी आयनित नहीं होते हैं। अब देखिए, ना इनमें ये आयनित होते हैं, ना इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो अब ये विद्युत का प्रवाह करेंगे कैसे, क्योंकि विद्युत के प्रवाह के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों का पाया जाना बहुत जरूरी है। तो ना ही ये आयनित होते हैं, ना ही मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसीलिए कार्बन के यौगिक जो है ये विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं। और इनमें सहसंयोजक बंध भी पाया जाता है, क्योंकि इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। तो ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में पुतली का आकार नियंत्रित करता है कॉर्निया, आइरिस, रेटिना या फिर नेत्र तंत्रिका। तो देखिए, कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया जो बाहर का पारदर्शी भाग होता है ना, पारदर्शी भाग, ये क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है। मेन ये क्या करता है, प्रकाश को अंदर, प्रकाश की मात्रा को अंदर ले जाता है। ये क्या करता है, प्रकाश को अंदर ले जा आँख के अंदर ले जाने का काम करता है, और साथ ही उसका परावर्तन का काम भी ये करता है। यानी प्रकाश को अंदर ले जाना और उसको परावर्तित करना, ये किसका काम होता है, कॉर्निया का होता है। साथ ही धूल मिट्टी से जो आंखों की सुरक्षा होती है ना, वो किसकी वजह से होती है, कॉर्निया की वजह से होती है। अब आ जाते हैं आइरिस में। आइरिस क्या करता है, आइरिस एक तो आंखों का रंग डिसाइड करता है, यानी जो काली आंखें होती हैं, नीली आंखें हैं, भूरी आंखें हैं, किसकी कौन सी कलर की आंखें होंगी, ये आइरिस के द्वारा डिसाइड होती हैं। और दूसरा काम क्या है, ये पुतली की आकार को नियंत्रित करता है। जब ये पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, यानी प्रकाश की कितनी मात्रा आंख के अंदर जाएगी, ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। देखिए क्या होता है, पुतली का आकार मतलब जैसे जब हम ज़्यादा धूप में जाते हैं तो आंखें सिकुड़ जाती हैं ना, छोटी छोटी हो जाती हैं, यानी वो नहीं चाहता है, पुतली के आकार को कम कर देता है, जिससे ज़्यादा प्रकाश की मात्रा आंखों के अंदर न जाए। तो आइरिस का काम क्या है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। अब रेटिना आ जाता है। रेटिना का काम क्या है, देखिए रेटिना का काम क्या है, जो भी प्रकाश आई, अब प्रकाश क्या है, परावर्तित हुई, प्रकाश की मात्रा जो आइरिस के अंदर आई, तो रेटिना क्या करता है, उस प्रकाश को पहचानता है। क्या करेगा, पहचानेगा। पहचानने के बाद उसको संकेत के रूप में बदल देगा। क्या करेगा, उसको संकेत के रूप में बदल देगा। जो रॉड सेल्स और कॉन सेल्स पाई जाती हैं ना, कॉन सेल्स पाई जाती हैं, वो किस में पाई जाती हैं, वो रेटिना में ही पाई जाती हैं। ठीक है, तो वो प्रकाश को पहचानेगा और पहचान के उसको संकेत के रूप में, सिग्नल के रूप में बदल देगा। अब आ जाता है नेत्र तंत्रिका का काम। तो नेत्र तंत्रिका क्या करता है, नेत्र तंत्रिका रेटिना ने जो भी संकेत, जो भी सिग्नल बनाए हैं ना, उस संकेत को वो क्या करेगा, ब्रेन तक पहुंचाने का काम करेगा। अब ब्रेन क्या करेगा, इन्हीं संकेतों को इकट्ठा करेगा, और इकट्ठा करके उसने किस वस्तु को देखी है उसका प्रतिबिंब आंखों में बनाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस चलती है। और यहाँ पे प्रश्न में पूछा क्या है कि पुतली का आकार कौन नियंत्रित करता है, तो आंसर हो जाएगा आइरिस। कौन नियंत्रित करता है, आइरिस। अगला प्रश्न है, कथन दिया है रबर के टायरों में खांचे बनाए जाते हैं, कारण है खांचे घर्षण को बढ़ाते हैं। ये आपके ऑप्शन दिए हैं। स्टेटमेंट वाले प्रश्न में ज़्यादातर ऐसे ही ऑप्शन आपके दिए रहते हैं। ठीक है, अब रबर के टायरों में खांचे बनाए जाते हैं। खांचे क्यों बनाए जाते हैं, ताकि जितना ही अधिक खांचा होगा ना, उतना ही अच्छी क्या होगी, ग्रिप होगी। अब जब ग्रिप होगी तो ये क्या करेंगे, घर्षण को बढ़ाएंगे। देखिए घर्षण क्या होता है, जितनी ही खुरदरी सतह होगी, जितनी खुरदरी सतह होगी उतना ही क्या लगेगा, घर्षण बल लगेगा। और जितनी ही चिकनी सतह होगी तो चिकनी सतह में घर्षण बल कम लगता है। तो जो खांचे बनाए जाते हैं, तो खांचे बनाने का मतलब क्या है, ग्रिप अच्छी बने। और जब ग्रिप अच्छी बनी मतलब सतह कैसी है, खुरदुरी है। अब खुरदुरी सतह है तो ये खांचे क्या करेंगे, घर्षण को बढ़ाने का काम करते हैं। यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, एक वस्तु वृत्तीय पथ पर समान चाल से गति कर रही है। इस स्थिति में उसका वेग स्थिर रहता है, उसका त्वरण शून्य रहता है, उसका वेग बदलता रहता है, उस पर कोई बल नहीं लगता है। देखिए कोई वस्तु है वो वृत्तीय पथ पर समान चाल से चल रही, यानी उसका चाल क्या है, चाल तो समान है।
पर अब क्योंकि वो वृत्तीय पथ पे चल रहा है, तो वृत्तीय पथ पे चलने का मतलब क्या है कि उसकी दिशा हर क्षण पे बदलती रहती है, हर वक्त में उसकी दिशा क्या होगी, बदलती रहेगी। तो वृत्तीय पथ पे चलने की वजह से चाल भले ही समान है, पर उसकी दिशा बदलती रहती है। तो वेग किस पे डिपेंड करता है? वेग जितना ही चाल पे डिपेंड करता है, उतना ही किस पे डिपेंड करता है? दिशा पे डिपेंड करता है। तो चाल भले ही समान रही आएगी, अगर दिशा बदल रहा है तो वेग में परिवर्तन माना जाएगा। तो उसका वेग स्थिर रहता है? बिल्कुल नहीं। दिशा बदल रही है तो वेग स्थिर नहीं होगा। उसका त्वरण शून्य रहता है? बिल्कुल नहीं। त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन। अब बटे में क्या आ जाता है? समय आ जाता है। तो वेग में परिवर्तन बटे समय ही क्या कहलाता है? त्वरण। तो जब वेग में परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण कभी शून्य हो ही नहीं सकता, उसका वेग बदलता रहता है। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। उस पर कोई बल नहीं लगता, इसका कोई जिक्र ही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ये रहे कुछ आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। हमने सिर्फ प्रश्न नहीं देखा, प्रश्न से जो भी अदर क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, तो उन प्रश्नों को भी हम देखते चल रहे हैं। यानी एक प्रश्न से हम लगभग 3 से 4 प्रश्नों को सॉल्व करते चल रहे हैं। तो ये जो मैराथन क्लासेस चल रही हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर देखिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।